Hello students, today we will talk about the political associations in India prior to the foundation of the Indian National Congress. Political associations कुछ ऐसी बनी थी इंडिया में कांग्रेस के पहले। हम उनके बारे में, उनके फाउंडर्स देखेंगे, उनके काम के बारे में देखेंगे और उनका कौन सा स्टैंड था टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स और उन्होंने कौन कौन से स्फीयर में काम किए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन का यहाँ पर डेट जानना है। फॉर्मेशन जो है वो इन द ईयर 1885 दिसंबर में हुआ, दिसंबर 1885। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज दी योमेश चंद्र बैनर्जी। ये एक पॉइंट, ये एक फैक्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। अगर ऐसे आप मैप पर देखोगे तो बंगाल इस तरफ पर पड़ जाता है, बॉम्बे इस तरफ पे आ जाता है और मद्रास यहाँ पर डाउन साउथ आ जाता है। तो ये बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, ये 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी ये लोगों ने बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल। बंगाल में ऐसी कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई ये लोग, जनता ने, और उनके काम क्या थे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बंग भाषा प्रकाशिक सभा। ये फाउंडेशन जो इसका ईयर है 1836। देखिए ये जो है ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, और ऐसे हमारा जो ये वीडियो है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ही बनाया जा रहा है। और ये बेसिकली इसमें कुछ फैक्ट्स है ना जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल करेंगे। तो जैसे मे भी ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि who was the founder of the जमींदारी एसोसिएशन, when did the बंग भाषा प्रकाशिक सभा जो है फाउंडेड इन विच ईयर, ऐसे हो सकता है। और ये हो सकता है कि जमींदारी एसोसिएशन was फाउंडेड एट विच प्लेस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं। तो उसका सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिक सभा, यहाँ पर तो बंग बंगाल से एसोसिएटेड है। प्रकाशिक सभा यहाँ पर भाषा, तो ये राजा राम मोहन रॉय, ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय वॉज दी बंगाली इंटेलेक्चुअल, बहुत ही अपने ज़माने के पढ़े लिखे और ज्ञानी पर्सन में से एक आते हैं। और इंडियन रेनेसांस का फादर भी कहा जाता है कि फादर ऑफ दी इंडियन रेनेसांस इनको ही कहा गया है, राजा राम मोहन रॉय। तो फर्स्ट जो पॉइंट था वो हम लोगों ने देखा, बंग भाषा प्रकाशिक सभा विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1836। 1836 में इसका फाउंडेशन हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी तो लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल। तो ये इसका जो है वो नेम यहाँ पर इंग्लिश में देखोगे तो बंगाल्स लैंड होल्डर सोसाइटी। 1836 में इसका भी फाउंडेशन है। अब ये जो फॉर्म है ये कब हुआ था? प्रसन्न कुमार ये फॉर्म जो है ये 1836 में हुआ था। यहाँ पर फाउंडेड होना चाहिए, जो ये फाउंडेड, क्या इसके फाउंडर्स कौन कौन से थे? तो प्रसन्न कुमार टैगोर, 2 यहाँ पर टैगोर हो जाते हैं और एक यहाँ पर राधाकांत देव। तो प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर एंड राधाकांत देव, ये तीनों फाउंडर्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। एमसीक्यूज जो होते हैं लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके तुमको यहाँ पर हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुमको पूछ सकते हैं। द मेन पर्पस वॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ पे जमींदारी एसोसिएशन है तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स की जो इंटरेस्ट हुआ करते थे, जो उनकी चिंताएं होती थी, जो उनके प्रेयर्स पिटिशंस वगैरह होते थे, वो सब कुछ यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर आगे फॉरवर्ड किए जाते थे। अच्छा, ये लोगों ने कोई ऐसे तीर तलवार वाली फाइट नहीं की, ओके, ना ही ये लोगों ने ऐसे कोई रिवोल्ट किया। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि बंगाल के अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल के ऊपर जाग रहा था और लोग समझदार हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा कि हमको कैसे ब्रिटिशर्स से निपटना है, उनको कैसे अपने जो इंटरेस्ट को है वो सेफगार्ड करना है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो उन्होंने अपनाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऐसे थे कि एजिटेशन करना, एजिटेशन जैसे तीर से, तलवार से, और उसके बाद में वॉर से, बैटल से कोई समस्या हल नहीं होने वाली। तो ब्रिटिशर्स किसको फॉलो करते हैं? लॉ को। तो लॉ के तरीके से अगर आप जाते हो तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल, आपकी बातें भी सुनी जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है वो 1843 में होता है। 1843 में, अच्छा इसको फाउंड किसने किया? विलियम एडम। ये विलियम एडम कौन है? ये भी एक राजा राम मोहन रॉय के दोस्त थे इंग्लैंड में। एक फैक्ट मैं बताता हूँ कि राजा राम मोहन रॉय ने अकबर टू वॉज द मुगल एम्परर। अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिसको हम लोग कहते हैं, दैट वॉज डिफरेंट, और ये जो अकबर सेकेंड है ये डिफरेंट है। हाँ, दोनों मुगल एम्परर्स ही थे, लेकिन एक इंपीरियल मुगल जिसकी हम लोग कहते हैं बात फर्स्ट, तो अकबर जो पहले के थे दैट इज इंपीरियल मुगल्स में से थे, वो जिसको हम लोग कहते हैं जलालुद्दीन अकबर और अकबर बादशाह, जिसका नाम आता है अकबर द ग्रेट। और एक जो थे वो अकबर सेकेंड। तो अकबर सेकेंड का जो केस है ना, वो पेंशन का फाइट करने के लिए ही वेंट टू इंग्लैंड। ब्रिस्टॉल में इनकी डेथ हो गई थी राजा राम मोहन रॉय की। तो उनका केस, पेंशन केस अकबर टू का किसने फाइट किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो क्या है? यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का एम ऐसे था कि इंडियंस की जो समस्या है वो इंग्लैंड के लोगों को बताना और उनको समझाना कि देखो इंडियंस किस प्रकार जा रहे हैं और उनके खिलाफ कौन कौन से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये उनको बताना था इनका मेन पॉइंट, इनका मेन एजेंडा, मेन मुद्दा ये था। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन्स ही अचीव किया था, और ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, बिकॉज विलियम एडम जो थे वो एक फ्रेंड थे राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड में। जो इंग्लिशमैन थे उनको ये प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से पता था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही हम यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंग्लैंड के अंदर उनकी छवि कुछ ऐसी थी, और इंग्लैंड की छवि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी थी कि लॉ को मानने वाला, लॉ को आगे बढ़ाने वाला, इंटरेस्ट और राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाला। और वही इंटरेस्ट और राइट्स जो है यहाँ पर जब दूसरी कंट्रीज़ में ये लोग आते हैं एज अ कॉलोनियल पावर, जब रूल करते हैं, तो इनकी जो राइट्स होती है, इनकी जो बातें होती है, इनका जो थियरी होता है, वो सब के सब यहाँ पर एक कूड़े कचरे में डंप हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मेन एम यही था कि लोगों को बताना कि भाई यहाँ पर जो इंडियंस की हालत वो कैसी है, इंग्लैंड के लोगों को बताना, और एक पब्लिक ओपिनियन रेस करना, लोगों की पब्लिक ओपिनियन रेस करना। जो ब्रिटिशर्स हैं तब उनके ऊपर प्रेशराइज होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके साथ में अच्छे से ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1851 में हुआ। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट और उसके ऊपर का जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट देखा था, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 और 3 को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया, दोनों को ऐसे मिला दिया गया, ठीक है, ताकि एक नया एसोसिएशन फाउंड हो सके। अब वो लोगों ने अलायंस के बाद में जब ये दोनों का संगठन होता है और ये दोनों यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नाम से जब बन जाती हैं, 1851 में इनका फाउंडेशन हुआ, उसके बाद में ये लोगों ने पेटिशंस वगैरह कॉमन पीपल के लिए भेजना चालू करते हैं। पहले तो इनका अलग अलग, कोई लैंड होल्डर्स के बारे में बात कर रहा है, तो कोई ब्रिटिशर्स से कि ये पब्लिक ओपिनियन जगाने की बात कर रहा है, बट यहाँ पर जब दोनों कंबाइन होते हैं तो उनका मेन इंटेंशन ये होता है कि अब जो कॉमन पीपल है ना, तो कॉमन पीपल के बारे में जो समस्याएं हैं तो वो आगे हम रेस करें ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर कंट्री पे रूल कर रहे हैं। अगर उनको नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे। पेटिशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट विद द सजेशन फॉर द न्यू चार्टर लॉ, तो यहाँ पर जो है 20 ईयर्स में चार्टर्स हो रहा है। 1813, उसके बाद में है 1833, उसके बाद में है 1853। अब यहाँ पर डेट देखते हैं हम 1851, 2 साल में चार्टर आने वाला है। कौन सा, मतलब 20 ईयर्स के बाद में मोस्टली जो चार्टर है वो रिन्यूअल होता था। अब ये चार्टर क्या है कि जो ब्रिटिश वहाँ पर जो क्राउन है, तो ये चार्टर इशू किया करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें कि हाँ आपको आगे 20 ईयर्स तक कौन कौन सी चीज़ों में ऑटोनॉमी दी जाएगी, कौन कौन से आपको कार्य करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों में आपकी मनाही है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ग्रांट की जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए प्रोहिबिटेड है। तो ये चार्टर के लिए लाइक एक फरमान होता था, उसके अंदर ये कंपनी
को उसके तरीके से एक्ट करना पड़ता था। आगे जो भी ये चार्टर्स वगैरह जो इशू किए जाते थे बाय दी ब्रिटिश पार्लियामेंट या तो ब्रिटिश क्राउन भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पॉपुलर नेचर, मतलब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पर लेजिस्लेचर उसको कहते हैं जहाँ पर लॉ बनता है। और पॉपुलर नेचर ये है कि वहाँ पर लोगों की, जैसे हम इंडियंस की भी वहाँ पर मैक्स टू मैक्स एंट्री हो पाए। एबोलिशन ऑफ दी स्टैम्प ड्यूटीज जो होती है तो उसको एबॉलिश करना, और जो सैलरीज है ब्रिटिश ऑफिसर्स की हायर पोस्ट के ऊपर तो उसको कम करना। क्यों भाई, जो हमारा पैसा है, जब तुम हायर ग्रेड पर्सन्स को उससे सैलरी दे रहे हो तो आपको हमारे ऊपर खर्च कब करोगे तुम हमारे ऊपर पैसा, पॉइंट ये है। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। One of the above suggestions was incorporated and the Governor General's Council for Legislative Purposes was expanded by adding 6 new members। ठीक है, जो हम लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी थी तो यहाँ पर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जब ये चार्टर आता है 1853 में तो यहाँ पर 6 मेंबर्स का एडिशन हो जाता है। उस टाइम पर इतने छोटे छोटे जो चीज़ें थी वो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी मायने रखती थी। इसका मतलब ये है कि हमारी कुछ बातें कहीं ना कहीं सुनी जा रही है। तो ये एक बड़ा पॉइंट था। पोस्ट 1857 रिवोल्ट, ये जो पोस्ट 1857 रिवोल्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। जो रिबेल्स थे, मतलब जो लोगों ने यहाँ पर बगावत की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उनके लिए मैक्सिमम सज़ा देने के लिए जो ये लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो ये एक हिसाब से थोड़ा सा गलत भी है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत गलत है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोगों ने ऐसा पिलर माना था आगे के नेशनलिज्म के लिए, और ये जो लोग हैं इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था पनिशमेंट देने के लिए। चलिए खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष यहाँ पर फाउंडर हो जाते हैं इसके, और ये कलकत्ता में फाउंड होता है 1875 में। अब 1875 आते आते हैं ना एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाला है। अब यहाँ पर इनका काम क्या था कि नेशनलिज्म की भावना जगाना आम जनता के अंदर। अब जनता है ना काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी थी, जनता काफ़ी हद तक, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी बाहर निकल कर आ रहे थे, ग्रेजुएट्स हो रहे थे, और उनकी थिंकिंग भी काफ़ी है ना रिफाइंड हो रही थी, काफ़ी वो सुलझे हुए लोग थे, और वो समझ रहे थे कि हाँ हमको आगे जो है वो इंडिया का रोड मैप कैसे तैयार करना है। आगे यहाँ पर देखते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, वैसे इसको इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है। इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1876, और इसको फाउंड किसने किया? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये दोनों के दोनों जो फाउंडर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्स वगैरह में है ना, कहीं पर भी अगर देखोगे आप रेलवे के एग्जाम्स हो गए, यहाँ पर तो ऐसे पूछता है कि इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, और विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वेर एसोसिएटेड विद द इंडियन एसोसिएशन। ये हो गया। अब यहाँ पर कैसा है कि ये लोगों ने जो इंडियन एसोसिएशन के जो डिमांड्स थे वो बहुत ही नेशनलिस्ट इन नेचर थे, और सबसे पहली बात तो सबसे मज़े की बात ये है कि इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए ना कि जो बहुत ही नेशनल इन कैरेक्टर हुआ करते थे। वो मुद्दे लाइक कोई भी हिंदू वाला मसला नहीं, मुस्लिम वाला मसला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं पुटअप करी। ऐसी चीज़ों को इन्होंने टच किया कि जो जनरल मासेस को कवर करती हैं। अब जनरल मासेस जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही क्रिश्चियन, ना ही सिख, ना ही किसी को ऐसे इफेक्ट करता है, वो सभी को इफेक्ट करता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इन्होंने बात ये कहा कि भाई उसको लोअर आप क्यों कर रहे हो एज, 19 ईयर्स वगैरह जो आपने सोचा है तो उसको लोअर ना की जाए एज, बल्कि उतनी ही रहने दी जाए, और ये है कि बढ़ाना भी चाहिए उसको एज, और एक प्लेटफॉर्म लेवल मिलना चाहिए ताकि इंडियंस और जो ब्रिटिशर्स है ना वो दोनों के दोनों इस एग्ज़ाम में प्रॉपरली और इक्वालिटी से यहाँ पर compete कर सकें, फाइट कर सकें। फाइट मतलब वो वाली फाइट नहीं WWE जैसे हम लोग बोलते हैं, फाइट जैसे यहाँ पर जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज बैठ रहे हो, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, नेट सेट के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको सक्सेस मिलनी होती है उसको फाइट कहते हैं।
अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाला था, और वो प्रेस एक्ट के अंदर ऐसा था कि कोई भी वर्नाकुलर पेपर अगर हमारे खिलाफ छापता है तो उसकी प्रिंटिंग मशीन, उसकी प्रिंटिंग स्टेशनरी जब्त कर ली जाएगी। जो प्रिंटर है, जो प्रोपराइटर है, उसको पकड़ा जाएगा, उसको कैद भी हो सकती है, ठीक है, जेल भी हो जाएगी, फाइन्स भी लगाए जाएंगे। तो इसके खिलाफ भी उन लोगों ने बगावत की, मतलब आवाज़ उठाई। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल के भी खिलाफ इन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। इल्बर्ट बिल तो ऐसा बिल था कि जो प्रमोट कर रहा था कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस को जो लॉ के तहत सज़ा मिलती है वैसे यहाँ पर इंग्लिश पर्सनस को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश लोगों ने यहाँ पर एक अलग मोर्चा खोल दिया। इल्बर्ट बिल के टाइम पर एक बहुत ही अच्छे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। और जो रिपन है, रिपन के पहले कौन था? लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन को ऐसे कहा जाता है कि मोस्ट नोटोरियस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इंडियंस को ये मोटिवेट किया था कि आपको मैक्स टू मैक्स एंट्री करना है यहाँ पर। कहाँ पर? लाइक जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बाद में लॉर्ड रिपन जो है वो इंग्लैंड चले जाते हैं, और 1883 का ये 1884 का जो भी है ये एपिसोड होता है। और यहाँ पर भले से ही हमको एक थोड़ा सा धक्का तो लगता है कि इल्बर्ट बिल में जो है वो हमारे इंडियंस की हार हुई है, लेकिन ये चीज़ एक साफ हो जाती है कि ब्रिटिशर्स है ना यहाँ पर हमारी भलाई के लिए नहीं है। ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर लॉ जो है वो इक्वली प्रमोट नहीं कर रहे। तो कभी कभी जो हार भी है वो भी बहुत अच्छी होती है, जैसे यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं, वो लोगों ने ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस ओपन किए। ऑब्वियसली इनकी जो इंडियन एसोसिएशन था, वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएशन जैसे कहा जाता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल ओवर द कंट्री, ऐसे तुम बोल सकते हो, ऑल ओवर द कंट्री। और एक पहला ऐसा नेशनल लीडर हमको मिला इन द नेम ऑफ द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो बहुत ही एक नेशनलिस्ट लीडर थे, और एक फर्स्ट ऑल इंडिया स्टैच्यूर के जो लीडर थे वो हमको मिले। और ये बाद में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएनसी से मिल जाता है। आईएनसी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे। बंगाल के जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे वो थोड़ा सा कैसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ करते थे। बॉम्बे हमेशा से ही ब्रिटिशर्स ने कहा है कि बॉम्बे इट्स लाइक अ लंदन। तो यहाँ पर जो थोड़े लोग थे ये मॉडरेट किस्म के लोग थे। तो बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन 1852 में फाउंडेशन हुआ। जगन्नाथ शंकर सेठ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम रहा गया है यहाँ पर। उन्होंने ही बॉम्बे एसोसिएशन को फाउंड किया था विद द फ्यू लीडर्स, जैसे कि तुम नाम देख सकते हो, नौरोजी फुरदून जी, जमशेद जी जीजी भाई, शंकर शेठ, भावदाजी लाड़। एक भावदाजी लाड़ म्यूजियम भी है अपने यहाँ पे। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को बोला गया है। पूना ऊपर के पॉइंट्स कुछ देखते हैं। ऐसी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी यहाँ पर ये बॉम्बे प्रोविंस में, और इन्होंने पब्लिक ग्रीवियंसेस, लीगल एजिटेशन मीन्स, मतलब ऐसे होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन ये लोगों ने किया कि लॉ के तहत हम लोगों की जो समस्या है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। यस, इट इज़ अ गुड स्टेप। पूना सार्वजनिक सभा बोलोगे तो इट वाज वेरी मच एक्टिव इनटू द डेक्कन एरिया, इनटू द बॉम्बे प्रोविंस। बहुत ही ज़बरदस्त ये सभा थी 1870 में। इट वाज फाउंडेड बाय दी एमजी रनाडे। एमजी रनाडे कैसे है ना, एमजी रनाडे को हम लोग जस्टिस रनाडे भी कहते हैं। तो वो बेसिकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, और उनके कुछ एसोसिएट्स के साथ में मिल करके इन्होंने पुणे में इसका फाउंडेशन किया। तिलक जो थे यहाँ पर ये इस पूना सार्वजनिक सभा के मेंबर भी थे, एंड दे वर वेरी एक्टिव मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन और दिस सभा। कैसा है ना कि पूना सार्वजनिक सभा का जो मेथड ऑफ इलेक्शन भी था, वो इलेक्शन ऐसा था कि हर 50 लोगों के ऊपर एक बंदा होगा। तो ऐसे करते करते ये लोगों ने नियरली अराउंड 5000 मेंबर्स और 5000 लाइक एक बंदा जो है वो 50 लोगों को वहाँ पर देखेगा। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स ये लोगों ने बहुत अच्छे खासे बनाए, और उन लोगों का जो काम करने का जो मेथड था वो इस तरीके से था। लीगल राइट्स, लाइक जो किसान होते हैं तो उनके लीगल राइट्स के लोगों ने फाइट किया। ये लोगों ने जब 1875 जब क्या कहते हैं डेक्कन राइट्स वगैरह यहाँ पर हुए थे,
तो उस टाइम पर फेमाइन वगैरह के टाइम पर, जब प्लेग यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, जो बीमारी, उसके टाइम पर ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो एक एज अ ब्रिज की तरह काम कर रहे थे गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में, जैसे यहाँ से समस्या यहाँ पर पहुँचाना, इनके लिए ये लोग काम कर रहे थे। और ऑब्वियसली एसोसिएशंस इसी के लिए ही मानी जाती हैं। आगे देखते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इसको ट्रायो ने फाउंड किया। ट्रायो यहाँ पर कैसे याद रखना है आपको, लाइक मेहता, तैयब जी एंड तेलांग। अब इसमें से एक जो है वो पारसी है, एक जो है मुस्लिम है, एक जो है वो हिंदू है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे करके याद करने का तरीका, ठीक है। तो पी से फिरोज शाह मेहता, बी से बदरुद्दीन तैयब जी, के से केटी तेलांग। तो यहाँ से आप ऐसे भी आप याद रख सकते हो, लाइक हमारे यहाँ पर एक बाइक है बहुत ही फेमस है, KTM। तो यहाँ से केटी तेलांग हो गया, यहाँ से तैयब जी हो गए और यहाँ से मेहता हो गए। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऐसे मैं बता रहा हूँ, एनीथिंग यू कैन मेक, इट्स डिपेंड टोटली ऑन यू। चलो तो आगे देखते हैं। इन्होंने इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के खिलाफ आवाज उठाई थी और लिटन की जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, एस वी सो 1878 की जो पॉलिसी थी, और इसके बाद में इंडियन आर्म्स एक्ट, ये ऐसे बहुत सारे एक्ट इन्होंने ये सब लगाए थे लॉर्ड लिटन ने। इसके लिए उनको बहुत ही नोटोरियस गवर्नर जनरल माना जाता है। चलो आगे देखते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन मद्रास। मद्रास जो है वो यहाँ पर डाउन साउथ का प्रोविंस है और यहाँ पर प्रेसिडेंसी है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 में वो फाउंड होता है। और फाउंडर्स के नाम देख लो, यहाँ पर गजालू लक्ष्मीना सुरुचित्ती, ये फाउंडर के नाम है और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के थे यहाँ पर। और उसके बाद में ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये मद्रास के अंदर। और मद्रास महाजन सभा, तो स्वामी अय्यर, पी आनंद चार्लू, वीर राघवाचार्य, तो यहाँ से महाजन सभा जो है फाउंड हुआ था। ऑब्वियसली मद्रास प्रेसिडेंसी में नाम ही बताता है उनका। लेकिन ये लोग ऐसे कोई बंगाली रेवोल्यूशनरीज की तरह, इंटेलेक्चुअल्स की तरह नहीं, दे वर वेरी मच मॉडरेट। आप अगर देखोगे तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, ये बंगाल, तो ये एक रेवोल्यूशनरीज का प्लेस था। यहाँ पर जो लोग हैं ना, बहुत ही थोड़ा सा एक कड़ी निंदा किया करते थे ब्रिटिशर्स का जो रूल है। और बॉम्बे और मद्रास है ना, बहुत ही इनके लिए लिनेंट था, मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स बहुत ही अपने आप को सेफ फील किया करते थे। आउटसाइड इंडिया देखोगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 में बना। अब ये बाहर बना था, बाहर कहाँ पर, लाइक आउटसाइड इंडिया, लंदन में, ठीक है। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने इसको स्टार्ट किया था। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको इन्होंने फाउंड किया। इनका काम भी यही था कि ब्रिटिश पीपल के अंदर इंडियन वेलफेयर की भावना जगाना और ब्रिटिश लोगों को बताना कि भाई हमारे वेलफेयर के लिए ये कुछ करना चाहिए। कौन करना चाहिए? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। क्यों? वो हमारे कंट्री पे रूल कर रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो लोग धीरे धीरे समझ रहे थे। जनरेट अ पॉपुलर सपोर्ट, ये हो गया। एसोसिएशन ने से बहुत सारे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 1869 में ब्रांचेस ओपन किए। आप मुझे ये बताइए कि बीएमसी जो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बीएमसी, अच्छा ये कलकत्ता, ये प्रेसिडेंसीज के नाम तुमको याद रखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। बी से बॉम्बे हो गया, एम से मद्रास हो गया, सी से कलकत्ता हो गया, ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे इनके जो मेन कैपिटल्स वगैरह भी जो हुआ करते थे। तो यहाँ पर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अब जो मुंबई में जो लोग रहते हैं तो बीएमसी चलता है वहाँ पर, जैसे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो नाम है, तो जो यहाँ पर मुंबई के लोग होंगे उनको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा बीएमसी। तो ऐसे आप ये 3 प्रेसिडेंसीज के आप ये नाम याद रख सकते हैं। अच्छा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ पर कभी कभी ऐसे कलकत्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ही क्यों एसोसिएशंस अपने बनाए, उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि ये प्रेसिडेंसीज है। प्रेसिडेंसीज के अंदर ब्रिटिशर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो बहुत ही पुराने टाइम से वहाँ पर उन लोगों ने से होल्ड करके रखा है। वहाँ का कल्चर ही अलग होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये लोगों ने ऐसे ब्रांचेस बनाए। टॉपिक है आज का, ये एंड होता है। और आउटसाइड इंडिया अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी।
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी जो है ना वो बाहर फाउंड हुई थी। लाइक यहाँ पर हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर इसका ब्रांच था। अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग देखोगे ना तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, जो बंगाल के अंदर एक ब्रांच था इनका। ये लोग ने भी अलग अलग प्लेसेस पे ऐसे अपने ब्रांचेस फाउंड किए। इसके साथ ही अपना जो आज का लेक्चर है मैं एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं आगे उनको फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू।